हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 7वां अध्याय जो कि है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। हमने इसका 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 6th पार्ट यानी कि भाग 6। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इस अध्याय का। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा देह गुहा की अवधारणा, जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था। ठीक है, हमने देह गुहा यानी बॉडी कैविटी टर्म का यूज़ किया था, उसके बारे में हमने उतना समझा नहीं था, तो आज हम वही देखेंगे। फिर आंतरिक अंगों का सामान्य विन्यास देखेंगे, फिर प्रमुख आंतरिक अंगों की व्यवस्था देखेंगे, फिर उत्सर्जी एवं जनन अंगों का विन्यास के बारे में जानेंगे, फिर तंत्रों के बीच समन्वय किस प्रकार से होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है वो जानेंगे, फिर शैक्षणिक एवं विकासात्मक दृष्टि देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहला आता है देह गुहा यानी बॉडी कैविटी की अवधारणा क्या है। ओके, हाँ, सबसे पहले आता है देह गुहा का अर्थ एवं प्रकार। ठीक है, उसकी अवधारणा जब हम जान रहे हैं, ठीक है, किस समझना चाह रहे हैं तो उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। देखिए उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं। किसी भी बहुकोशिकीय प्राणी के शरीर के भीतर एक ऐसी रिक्त स्थान पाया जाता है जिसमें कि उसके सभी आंतरिक अंग व्यवस्थित रूप से स्थित होते हैं। ठीक है, इस रिक्त स्थान को हम कहते हैं देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी या फिर सिलोम। मेढक में सच्ची देह गुहा यानी ट्रू सिलोम पाई जाती है, जो कि पूरी तरह से एक पतली झिल्ली से घिरी रहती है, और इस झिल्ली को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम इसे कहा जाता है। देह गुहा का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए स्थान प्रदान करना, और यदि यह स्थान ना हो तो सभी अंग आपस में दबकर या फिर चिपक कर ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। देह गुहा के कारण प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से फैलने और सिकुड़ने की जगह मिलती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा आमाशय फैलता है और बाद में सिकुड़ता है। इसी प्रकार मेढक में भी आंतरिक अंगों को कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। साथ ही देह गुहा अंगों को बाहरी आघात या फिर दबाव से भी कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये देह गुहा का कुछ अर्थ है। ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं वो सारे मैंने समझाया है। अब आता है देह गुहा का जैविक महत्व क्या है। ठीक है, देह गुहा का जैविक महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच स्थानिक संतुलन और समन्वय बनाए रखने में सहायता करती है। जब हम शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, यानी कि जब भी ये जो शरीर के अंग होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थित रहते हैं तो वे बिना किसी बाधा के अपना कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र सभी एक ही देह गुहा में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं और वे एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। देह गुहा जो होता है अंगों की गति और वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। यदि अंगों को फैलने या हिलने के लिए स्थान ना मिले तो उनका विकास प्रभावित हो सकता है, और यह अंगों को आपस में चिपकने से भी रोकती है। इसके कारण परिसंचरण तथा उत्सर्जन जैसी महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाएं जो होती है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। इस प्रकार देह गुहा की उपस्थिति यह दर्शाती है कि मेढक का जो शरीर है अपेक्षाकृत जटिल और उन्नत संगठन वाला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं आंतरिक अंगों का सामान्य विन्यास क्या है। देखिए अंगों की स्थिति व्यवस्था, किस प्रकार से अंगों की स्थिति एक तरह से मतलब कि अरेंज्ड होती है। ठीक है, उसका प्लेस क्या होता है। मेढक के शरीर के भीतर सभी आंतरिक अंग देह गुहा के भीतर एक निश्चित क्रम और व्यवस्था में स्थित रहते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था बिल्कुल अनियमित नहीं होती है बल्कि प्रत्येक अंग का एक निश्चित स्थान होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं हृदय जो है वो देह गुहा के आगे और ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसके पीछे और आसपास श्वसन से संबंधित अंग पाए जाते हैं। पाचन तंत्र के अंग जैसे कि हो गया आमाशय और आंत्र, ठीक है, प्रायः क्या होता है देह गुहा के मध्य भाग में पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें वृक्क यानी किडनी, ठीक है, देह गुहा के पीछे वाले भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, और मेरुदंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। जनन अंग भी प्रायः वृक्कों के समीप ही स्थित होते हैं। तो इस प्रकार अंगों की ये व्यवस्थित जो स्थिति होती है शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों को व्यवस्थित ढंग से कार्य करने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अंगों की स्थिति व्यवस्था के बारे में हमने जाना, जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। अब देखिए अंगों के विन्यास का आखिर महत्व क्या है। आंतरिक अंगों का यह विन्यास केवल देखने के लिए नहीं होता है बल्कि इसका गहरा संबंध उनके कार्य से होता है। जब अंग सही स्थान पर होते हैं तो वे कम ऊर्जा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं हृदय का केंद्रीय स्थान पर होना इस बात को सुनिश्चित करता है
कि रक्त पूरे शरीर में आसानी से पहुंच सके। इस प्रकार पाचन अंगों का एक क्रम में होना भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। अंगों की यह जो व्यवस्था है वो शरीर के विभिन्न तंत्रों के बीच समन्वय स्थापित करती है और शरीर के संतुलन को बनाए रखती है। यह कशेरुकी प्राणियों की उन्नत शारीरिक रचना का भी एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। ओके, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आते हैं प्रमुख आंतरिक अंगों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। पाचन अंगों का विन्यास। ठीक है, पाचन अंगों की विन्यास का बात करें तो मेढक के शरीर में पाचन तंत्र एक सुव्यवस्थित और लंबी आहार नाल के रूप में पाया जाता है, जो कि भोजन के ग्रहण से लेकर उसके पाचन और अवशोषण तक की पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। यह आहार नाल मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है, और शरीर के अंतिम भाग में स्थित अवशकर तक जाती है। सबसे पहले भोजन मुख में प्रवेश करता है, ठीक है, जहाँ की जीभ और दांत उसे पकड़ने और निगलने में सहायता करते हैं। इसके बाद भोजन ग्रसनी से होकर अन्न नाल, ठीक है, उसमें पहुंचता है। फिर आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय क्या होता है, सामान्यतः देह गुहा की बाईं ओर स्थित होता है और यहाँ भोजन का प्रारंभिक रासायनिक पाचन होता है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहाँ पाचन की प्रक्रिया और अधिक पूर्ण होती है तथा पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, जो कि अपेक्षाकृत छोटी होती है और अंततः अवशकर में खुलती है। छोटी और बड़ी आंत देह गुहा में कुंडलित अवस्था में पाई जाती है, जिससे कि कम स्थान में अधिक लंबाई समाहित हो जाती है। पाचन तंत्र के साथ कई सहायक ग्रंथियां भी जुड़ी होती हैं। इनमें आता है यकृत, सबसे बड़ा ग्रंथि अंग होता है, जो कि पित्त रस का निर्माण करता है और पाचन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो अग्नाशय, ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। इस प्रकार आहार नाल और उससे संबंध एक तरह से ग्रंथियां मिलकर भोजन को सरल पोषक तत्वों में परिवर्तित करती है, जिन्हें कि शरीर ऊर्जा और विकास के लिए उपयोग करता है। ठीक है, जो शरीर होता है वो ऊर्जा और विकास के लिए उसको वो सारी पोषक तत्वों को, सरल पोषक तत्वों को उपयोग करता है। नेक्स्ट आते हैं श्वसन एवं परिसंचरण अंग क्या होते हैं। मेढक के शरीर में श्वसन और परिसंचरण तंत्र भी अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं और ये दोनों मिलकर एक तरह से ये जो दोनों तंत्र होते हैं वो मिलकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत फेफड़े देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित रहते हैं। ये स्पंजी संरचना वाले होते हैं और वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं। मेढक में त्वचा द्वारा श्वसन की क्षमता भी पाई जाती है, इसलिए इसकी त्वचा नम और पतली होती है। फेफड़ों के बीच बात करें तो फेफड़ों के बीच में हृदय केंद्रीय स्थिति में पाया जाता है, जो कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है। ठीक है, और हृदय रक्त को पूरी शरीर में पंप करने का कार्य करता है। हृदय से निकलने वाली जो धमनियाँ होती है वो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है, जबकि शिराएं रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। मेढक का परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी क्लोज्ड होता है। ठीक है, अर्थात रक्त केवल रक्त वाहिकाओं के भीतर ही प्रवाहित होता है। इस व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के कारण शरीर के प्रत्येक अंग तक समय पर ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ वापस परिसंचरण तंत्र द्वारा हटाए जाते हैं। इस प्रकार श्वसन और परिसंचरण तंत्र में मिलकर शरीर की जीवन क्रियाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्सर्जी एवं जनन अंगों का विन्यास। देखिए, उत्सर्जी अंगों की स्थिति क्या होती है। मेढक के शरीर में, ठीक है, उत्सर्जी तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। ठीक है, और आंतरिक संतुलन को बनाए रखना होता है। इस तंत्र का प्रमुख अंग वृक्क होता है। वृक्क सेम के आकार के और युग्मित होते हैं, युग्मित। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेढक के शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं। किडनी, ये मेरुदंड के दोनों ओर देह गुहा के पीछे वाले भाग, ठीक है, पीछे वाले भाग में स्थित होते हैं। वृक्क रक्त को छानकर उसमें उपस्थित हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। वृक्कों में बनने वाला मूत्र वाहिनियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये मूत्र वाहिनियाँ अंततः क्या होते हैं, अवस्कर में खुलती हैं। मेढक में एक पतली भित्ति वाला मूत्राशय भी पाया जाता है, जिसमें कि क्या होता है, कुछ समय के लिए मूत्र जो होता है वो संग्रहित हो सकता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्र अवस्कर के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उत्सर्जी तंत्र शरीर से विषैले और अपशिष्ट पदार्थों को हटाकर शरीर के द्रव्य संतुलन और रासायनिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनन अंगों का सामान्य स्थान। मेढक में जनन तंत्र
नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है, किंतु इनके अंगों की स्थिति लगभग समान क्षेत्र में होती है। सामान्यतः ये अंग वृक्कों के निकट देह गुहा के पीछे वाले भाग में पाए जाते हैं। नर मेढक में वृषण उपस्थित होते हैं जो कि आकार में छोटे और गोलाकार होते हैं। ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। वृषणों से क्या होता है, शुक्राणु शुक्र वाहिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और अंततः अवशकर तक पहुंचते हैं। मादा मेढक में अंडाशय पाए जाते हैं जिनमें कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय के साथ लंबी और कुंडलित अंडवाहिनियाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है, अंडवाहिनियाँ जिसे बोलते हैं, जिनके माध्यम से अंडाणु आगे बढ़ते हैं। प्रजनन काल के दौरान क्या होता है, ये अंग अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और अंडाणुओं का निर्माण तथा उनका निष्कासन करते हैं। मेढक में निषेचन सामान्यतः बाह्य रूप से जल में होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ की नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु अंडाणुओं के साथ मिलकर नई संतति का निर्माण करते हैं और इस प्रकार जनन तंत्र प्रजाति की निरंतरता और जीवन चक्र को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रों के बीच समन्वय किस प्रकार से होता है। तंत्रों का पारस्परिक संबंध क्या है। मेढक के शरीर में विभिन्न अंग तंत्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। कोई भी तंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। शरीर की प्रत्येक जीवन क्रिया कई तंत्रों के संयुक्त प्रयास से संपन्न होती है। उदाहरण के लिए जब मेढक भोजन ग्रहण करता है तो सबसे पहले पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर पचाता है। इस प्रक्रिया के बाद भोजन से प्राप्त पोषक तत्व आंतों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद परिसंचरण तंत्र इन पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां इनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। इसी समय शरीर में चयापचय मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं से कई अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य उत्सर्जी तंत्र करता है, जो कि रक्त को छानकर हानिकारक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। इन सभी तंत्रों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करने का प्रमुख कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। यह तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों को संकेत भेजकर यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं सही समय पर और सही क्रम में हों। इस प्रकार पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और अन्य तंत्र एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं और शरीर की संपूर्ण कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है समन्वय का शारीरिक महत्व क्या है। तो देखिए, शरीर के विभिन्न तंत्रों के बीच उचित समन्वय होना जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब सभी तंत्र संतुलित और संगठित रूप से कार्य करते हैं तब शरीर के भीतर आंतरिक संतुलन बना रहता है और इस संतुलन को वैज्ञानिक भाषा में कहे तो होम्योस्टैटिस कहते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर अपने आंतरिक वातावरण यानी कि हो गया तापमान, द्रव संतुलन, रासायनिक संरचना को एक निश्चित सीमा में बनाए रखता है, चाहे बाहरी वातावरण में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो। ठीक है, जब शरीर के तंत्र एक दूसरे के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करते हैं तो श्वसन, पाचन, परिसंचरण और उत्सर्जन जैसी सभी जीवन प्रक्रियाएं निरंतर और व्यवस्थित रूप से चलती रहती है। इससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा, ऑक्सीजन और पोषक तत्व समय पर प्राप्त होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ भी नियमित रूप से बाहर निकलते हैं। समन्वय जीव को अपने वातावरण के अनुसार शीघ्र प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि यदि मेढक को अचानक किसी शिकारी का खतरा महसूस होता है तो तंत्रिका तंत्र तुरंत मांसपेशियों को संकेत भेजता है और मेढक जो होते हैं तेजी से छलांग लगाकर आप कह सकते हैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र और परिसंचरण तंत्र सभी एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार तंत्रों के बीच समन्वय न केवल शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखता है बल्कि जीव की कार्य क्षमता, अनुकूलन क्षमता, ठीक है, जीवित रहने की संभावना को भी बढ़ाती है। चलिए, हमारा लास्ट टॉपिक है शैक्षणिक एवं विकासात्मक दृष्टि। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप देख सकते हो। जीव विज्ञान के अध्ययन में मेढक को एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है क्योंकि यह केशिरुकी प्राणियों की मूल संरचना को समझने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। मेढक की जो आंतरिक रचना का अध्ययन करने से हमें यह समझ में आता है कि विभिन्न अंग शरीर के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं और कैसे मिलकर कार्य करते हैं। इसके माध्यम से हम मानव तथा अन्य केशिरुकी प्राणियों की शरीर की रचना, आप कह सकते हो कि उसकी जो रचना होती है, ठीक है, विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक, आप कह सकते हैं कि एक आधार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विकासीय संकेत। मेढक के अंगों की व्यवस्था हमें जीवों के विकासीय क्रम यानी एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को समझने में भी सहायता करती है। जब हम विभिन्न जीवों की संरचना की तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन
सरल संरचनाओं से विकसित होकर अधिक जटिल संरचनाओं तक पहुंचा है। मेढक में विभिन्न अंगों का, आप कह सकते हैं कि अंगों और तंत्रों का स्पष्ट विभाजन हमें श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर की अवधारणा को समझने में मदद करता है। इससे यह भी समझ में आता है कि जीव किस प्रकार अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करते हैं और जीवित रहने की विभिन्न रणनीतियां विकसित करते हैं। इस प्रकार मेढक का अध्ययन जैव विविधता और विकासीय जीव विज्ञान को समझने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा देह गुहा यानी बॉडी कैविटी की अवधारणा, फिर हमने आंतरिक अंगों का समान विन्यास देखा, फिर प्रमुख आंतरिक अंगों की व्यवस्था के बारे में समझा, फिर उत्सर्जी एवं जनन अंगों का विन्यास समझा, फिर तंत्रों के बीच समन्वय की बात की, फिर शैक्षणिक एवं विकासात्मक दृष्टि पर चर्चा की। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।